मरोड़। तटके ही किसी घटपट से नींद टूट गई दीनानाथ जी की। उन्होंने लेटे लेटे ही देखा माँ बाबूजी के चित्र पर पुरानी माला बदलकर टटके फूलों की नई माला लगा रही थी। यानी बाबूजी का साथ छूटे हुए आज 10 वर्ष गुजर गए। यही वेला थी और यही कमरा, यही चौकी। 10 वर्ष का ठहरा हुआ अंतराल पारे की तरह धर धरा उठा। लगा जैसे ऊपर ही ऊपर एक दीर्घकाल प्रवाह गुजर गया हो, मगर बालू के कणों से बिखरे वे अनगिनत भारी क्षण साथ न बह पाने की असमर्थता में अबाहिज बने उनके सामने पसरे पड़े हुए हैं। उन्हें याद आया, बाबूजी गेम टीचर के अंदाज में कहा करते, ज़िंदगी एक रिले रेस है। पहले बाप दौड़ शुरू करता है, कतरे कतरे छू छू कर रीते हो जाते हैं दिन, लीक में ही समा जाता है वजूद। बाप दे जाता है रिले की बैटन यानी छड़ी अपनी संतानों को। संतानें वहाँ से शुरू करती है अपने हिस्से की रेस। बाबूजी जब भी आर्द्र आंखों और पकी मूँछों में यह बता रहे होते, उन्हें लगता वे बोल नहीं रहे बल्कि दौड़ते हुए हाफ रहे हैं, अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद निरंतर पीछे छूटते जाने की कचौड़ में एक बदहवास दौड़ में शामिल। आखिर एक दिन उनका भी वक्त आया और उन्होंने अपने रिले की बैटन दीनानाथ जी को सौंपकर किनारा कर लिया। दीनानाथ जी ने यादों पर जोर डाला, नहीं, बैटन थमाने के पहले बाबूजी ने अपनी तरफ से कोई चूक नहीं होने दी थी। उन्हें मैट्रिकुलेट करवा दिया था। इस उसके हाव पाव जोड़कर उनके लिए प्राइमरी सेक्शन की मास्टरी जुगाड़ कर दी थी और बाजे गाजे से उनकी शादी करवा दी थी। अब यह अलग बात थी कि वक्त के लिहाज से न मैट्रिक की सनद कोई समर्थ सनद दी, न प्राइमरी स्कूल की नौकरी कोई समर्थ नौकरी, और न अनपढ़ बीवी कोई समर्थ बीवी। फिर भी सनद सनदी, नौकरी नौकरी और बीवी बीवी, और इन्हीं को लेकर चलना था। दीनानाथ जी ने हिम्मत नहीं हारी। गेम टीचर पिता की योग्य संतान की तरह हर मुश्किल को चुनौती की तरह लिया और पराजय का जहर हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से पिया। अपने बूते पर प्राइवेट से इंटर, इंटर से बीए करके प्राइमरी से जूनियर सेक्शन में पढ़ाने आ गए, मगर इसके बाद कहाँ आगे बढ़ पाए। पीठ पर ज़रूरत और औकात से भारी परिवार लग चुका था। वृद्ध माता पिता, पत्नी और उनके 2 बेटे 2 बेटियां। बड़ी लड़की तो जन्म से ही मानसिक रूप से विकृत थी। आमदनी की छोटी चादर में कहीं न कहीं कुछ न कुछ उघरा ही रह जाता और ठकने की नाकाम कोशिशों में ही उम्र तमाम होती रही। बाबूजी का साया जब से सर पर से उड़ा और रक्ताल्पता के कारण बीवी को जब से चक्कर आने शुरू हुए, तब से झुंझलाहट बढ़ती ही गई और उनकी यह झुंझलाहट अंदर ही अंदर उन्हें तोड़ती ही रही थी अब तक। चंद सालों पहले वेतन वृद्धि पर जो लंबी हड़ताल हुई थी, उसमें हड़ताली शिक्षकों की जगह पर नए शिक्षक बहाल कर लिए गए थे। तब लोग जैसे तैसे सेठों के पांवों पर पगड़ियाँ रखकर नौकरी बजा पाए थे। तब से सेठों के इस स्कूल में न कोई आंदोलन होता है, न कोई हड़ताल। तभी से उन जैसे तमाम मास्टर परस्पर शंगालू और चापलूस हो गए थे। हार कर आमदनी के विकल्प के लिए उन्होंने अपने को ट्यूशन में झोंक दिया था। उनके दिल में पराजय की एक ठेस उभरने लगी। उफ, कितने हाथ पाँव मारे, मगर इस ट्यूशन के मकड़ी के जाले से कहाँ निकल पाए। एमए के फॉर्म कई बार भरे, मगर बैठने से रह गए। बीटी कर पाते तो हाई स्कूल में कोशिश कर सकते थे, मगर अपने बाल बच्चे और कस्बे की ट्यूशनों छोड़कर 200 किलोमीटर दूर 1 साल तक रहना उनके लिए संभव नहीं था।
जब जिंदगी अपनी नहीं औरों के नाम परवान चढ़ चुकी हो तो सारे अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। एक विद्रुप में उनके होठ ढेटे हो गए। बाबूजी होते तो शायद देख पाते कि कितने जी जान से दौड़ रहा है उनका बेटा अपने हिस्से की रेस। सुबह 6 बजे से ही मुकुंदलाल चंदानिया के यहाँ ट्यूशन, 8 से 9:30 तक घर किया के यहाँ, 11 से 4 तक स्कूल। शाम को स्कूल से ही जालान और बालोटिया के यहाँ ट्यूशन करके रात 9 बजे तक घर पहुँचते। बाबूजी को शायद इस बात से बेइंतहा खुशी होती कि एक योग्य और ईमानदार ट्यूटर के रूप में वे पूरे कस्बे की जुबान पर लहरा उठे थे। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मास्टर दीनानाथ अगर कुछ हो सकते थे तो सिर्फ मास्टर के सिवा और कुछ नहीं। उन्हें पारस टीचर का खिताब मिला हुआ था। जूनियर स्कूल में पढ़ाने के बावजूद स्कूल फाइनल तक के लड़कों की कोचिंग में उनके जैसा दूसरा शिक्षक नहीं था कस्बे में। उनके पढ़ाए लड़के डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनकर चमक रहे थे, मगर पारस दूसरों को सोना भले बना सकता हो, खुद तो रहता है पत्थर ही, और अपने लिए तथा अपने बच्चों के लिए निरे पत्थर बनकर रह गए थे दीनानाथ जी। न तो आज तक स्वयं ही जूनियर सेक्शन से हाई स्कूल में पहुंच पाए, न सेठों की ट्यूशनों छोड़कर कायदे से अपने बच्चों को लेकर ही सिलसिलेवार बैठ पाए। बीवी, बच्चों और स्वयं के लिए क्या क्या सुनहरे सपने बुना करते थे कभी, मगर कहाँ बिखर गया तार तार तिनका तिनका। बीवी जिस संस्कार में पली थी वहाँ बच्चे पैदा कर देना, रसोई बनाकर खिला देना, चौका बासन कर देना ही उसके नारी धर्म में निहित था। काश वह थोड़ी शिक्षित और सुसंस्कृत होती तो बच्चे इस कदर ना बिगड़ते। घर जैसा भी था, मलबे का ढूह ना नजर आता। तार की अर्गनी और घूंटियों पर लदे कुछ धुले कुछ मटियाले कपड़े, टूटा फर्श, उगड़े पलस्तर की दीवारें, एल्युमिनियम की सस्ते बर्तन, पेंदे बदलवाई गई जंगघाई बाल्टियाँ, सब पर चीकर ही चीकट। उन्हें तो यहाँ तक लगने लगा था कि बीवी और बच्चों के चेहरों तक पर चीकट पसरता जा रहा है। मास्टर साहब को याद आया कैसे धीरे धीरे दोहरी जिंदगी जीने को विवश होते गए थे वे। बाद में तो हालत इतनी बदतर हो गई थी कि मेले ठेले बाजार हाट तक में अपने बच्चों को ले जाने से कन्नी काटने लगे। संवेदन शून्यता का यह कवच काश दर का न होता तो इस जानलेवा दर्द का एहसास हुए बिना ही उमर घसीट ले जाते। अब भला यह कोई तुग हुआ कि स्कूल के सालाना जश्न पर उन जैसे मास्टरों से भी कहा जाए कि वे बीवी बच्चों समेत योगदान करें। उन्हें आज भी लगता है यह कतिपय उत्साही शिक्षकों की उन्हें बेपर्दा करने की साजिश थी। उनका परिवार निश्चय ही संपन्न और सुसंस्कृत रहा होगा, जिसकी नुमाइश कर अपनी इस कामयाबी को कैश करना चाह रहे होंगे, मगर उनका ना ढंग की बीवी, ना ढंग के बच्चे, ना ढंग के कपड़े लत्ते, ना ढंग की रुचियाँ और संस्कार। आक्रोश में रह रहकर मुट्ठियाँ भिंज जाती, मगर प्रतिवाद करते तो क्या और किससे। वार्षिकोत्सव में अकेले ही शामिल हुए थे वे, और यद्यपि सारे आयोजन में अपराधी की भांति अपने को छुपाते फिरते रहे, फिर भी उन्हें लगा पीठ में अस्फुट विद्रुप लिए हुए कई जोड़ी आंखें चुभती रही थी। परंपरानुसार सेठों की कृपा पर जीने वाले स्कूल के मुख्य प्रबंधक सर्वाधिक संपत्तिशाली सेठ चंदानिया थे। दीनानाथ जी को डाइनिंग टेबल पर उन्होंने पकड़ ही लिया।
तो आप ही है दीनानाथ जी? अरे आप अकेले ही? जी, ऐन मौके पर नन्ही बच्ची की तबीयत खराब हो गई, वरना ज़रूर आते। घड़े जूट को बड़ी सफाई से पेश किया उन्होंने। छः छः, अच्छा अगली बार सही। उन्होंने समझा था बला ठली, मगर जब चंदानिया साहब ने जाते जवाते उन्हें भी गाड़ी में बैठा लिया तो वे घबरा गए। उन्हें याद आया रास्ते भर उनकी तारीफ के अभिप्राय में डूबते उधराते रहे देवे। वे बड़े बड़े आदर्शवादी वाक्य आज भी जहन में लिज जिले विशालकाय अजगरों की तरह अपने गर्म सांसें छोड़ रहे हैं। मास्टर जी, जीवन में पैसा बटोरना ही सब कुछ नहीं है। आप यदि तक भी सफल आदमी ढाल पाए तो जीवन की यही सबसे बड़ी सार्थकता है और यही सबसे बड़ा संतोष। आपका तो पूछना ही नहीं है, आप तो पारस है पारस, जिसे छू दिया सोना बना कर दिखा दिया। कितनी ट्यूशनें होगी सवेरे की आपकी? जी फ़िलहाल तो 2 दी, मगर इस बार ये लड़के फाइनल दे रहे हैं तो सोच रहा हूँ सुबह मोहल्ले के कुछ मज़दूरों के बच्चों के साथ साथ घर पर अपने बच्चों को भी लेकर बैठा करो। मैंने पूछा कितने की है? जी यही कोई 120 की। तो मुझसे आप 125 ले लिया कीजिएगा और सुबह का वक्त मेरा रहा। मगर ना ना मास्टर साहब, कोई अगर मगर नहीं, आप ही सोचिए ये मजदूर कितना दे पाएंगे आपको? आपके श्रम का व्यर्थ ही आपकी भावगदावश एक्सप्लॉइटेशन होता रहेगा। रही बात आपके बच्चों की, तो आपका अपने बच्चों से संपर्क 50 बार होगा। आपके बच्चे खुद ब खुद इंसान बन जाएंगे, मगर हमारे बच्चों का क्या होगा मास्टर साहब? चंदानिया साहब के इस विचित्र तेवर से बचने के लिए वे बाहर झांकने लगे तो एकाएक चौंक गए। गाड़ी उनके दडबेनुमा मकानों की बस्ती में रेंग रही थी। तो क्या उनके घर चल रहे हैं सेठ जी? उन्होंने हड़बड़ाकर पूछा। ड्राइवर साहब कहाँ चल रहे हैं? आपकी बच्ची की तबीयत कैसी है, ज़रा देखते चले, जवाब सेठ जी ने दिया। नहीं नहीं, कोई उतनी सीरियस नहीं है, खामखा परेशान होंगे। घबराहट में हकलाने लगे, मगर उनका प्रतिवाद निष्फल रहा। गाड़ी दरवाजे लगते ही मोहल्ले के ढेर सारे नंगे अधनंगे बच्चों ने गाड़ी घेर ली। पास के नल की पतली धार पर पानी के लिए रगड़ा मचा हुआ था और अपने अपने दरवाजे पर से स्त्रियां तक उस लड़ाई में जोशो खरोश से शामिल थी। एक क्षण को गाड़ी के आतंक से माहौल धड़का और दूसरे क्षण फिर तू तू में शुरू हो गई। ऐसे मौक़ों पर सड़क पर घाट डालकर मेहमानगिरी करने की बात आज संभव न थी। अदा डेट कमरे के घर में बरामदे में घाट बिछा दी उन्होंने। बच्चे और बीवी कमरे के अंदर कर दिए गए। आदित्य सत्कार के लिए अपनी समझ से सबसे अच्छी मिठाई लाकर रख दी दोनों में। अरे अरे, अभी तो घा पी कर उड़े थे हम लोग। मैं तो बच्ची के लिए ही। जी, उसे कुछ आराम है, सो रही है, झूठ छिपाने को दूसरा झूठ बोला। खैर अच्छा हुआ, कहते हुए बड़ी नफासत से नाक सिकोड़ते हुए उन्होंने ज़रा सी मिठाई नोच ली और बाकी अंदर से झांकते बच्चों को बुला कर दे दी। बच्चे ऐसे टूट पड़े थे जैसे बारात में जूटी पत्तलों पर भिखारियों के लड़के। शर्म से गट गए थे दीनानाथ उस दिन। मार मार कर भगाया था बच्चों को। गाड़ी वापस गई तो उन्हें लगा इतनी देर से छाती पर लदी भरी गाड़ी अभी अभी उतर कर गई हो। आते ही फट पड़े थे बीवी पर। अपनी जात चिन्हा दी तुम्हारे बच्चों ने। तुम ही टकते फिरो अपनी जात, मुझे नहीं टकनी। जिसे अच्छा लगे देखे, वरना आंग मूंद ले। कोई हमारा खर्च चला देगा क्या? बाहर चिकने चुपड़े मास्टर बने घूमते हो, इधर शर्म भी आती है कि लड़के आवारा बन गए। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मास्टर हो गए सेठों के बच्चों के।
मेरे बच्चों के लिए तो तुम जल्लाद हो जल्लाद। मैं तो कहती हूँ कि छोड़ दो ये मास्टरी, जिसका इतना जांगर पैर कर भी पेट नहीं भरता। जब गुलामी ही करनी है रईसी का यह चोंचला काहे का। और पेट तो हवा से भरेगा ना। हम दोनों प्राणी मेहनत कर लेंगे, मजूरी कर लेंगे। हाँ, पेट तो शायद नहीं भर पाएगा, मगर तब तुम्हें खुद और खुद के बच्चों पर शर्म तो नहीं आएगी। ठीक मर्म पर आ लगी थी बात। कहीं यह सच तो नहीं? हाँ हाँ नहीं, मगर सामने के शीशे में उन्हें अपना ही चेहरा अजनबी लगने लगा था। आंखों में एक सपाट मरुभूमि खिल उठी थी। आखिर सुबह चंदानिया साहब के यहाँ गिरवी रखी ही देनी पड़ी। बाद के चंद महीनों में हुआ यह था कि मजूरी का दम भरने वाली बीवी रक्ताल्पता के कारण घाटशायी हो गई और बड़ी लड़की के अविकसित मस्तिष्क होने के बावजूद समय समय ने रहम नहीं किया और वह जवान होने लगी थी। दोनों की दवा ज़रूरी थी और यह सुबह की पूंजी गिरवी रखकर ही पाई जा सकती थी। जिस दिन चंदानिया साहब के यहाँ ट्यूशन शुरू हुई, उनके अपने बच्चे उनकी हिदायत से अनुसार रात 9 बजे तक उनका इंतज़ार करते रहे। जाड़े की 9 बजे की रात। लालटेन ढेर सारा धुआं उगलकर मनहूस रोशनी रोने लगी थी। लड़के बैठे बैठे ऊँगने लगे थे। तब कहीं जाकर उनकी साइकिल द्वार पर खड़की थी। चूंकि भोजन करने के बाद नींद आ दबूचती, अदा बिना भोजन किए ही शिक्षक और छात्र बैठ गए। पहले काफ़ी धैर्य और संयम से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था, मगर बच्चे देखी बकुआए हुए से बार बार समझाने के बावजूद कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। तो क्या सचमुच ही नियति हर जगह व्यंग्य करने पर तुली हुई है? उनकी झुंझलाहट पर बच्चों की रही सही बुद्धि भी जाती रही और वे मूठ बन गए। रोकते रोकते भी पड़ गए दो एक साथ। रात के सन्नाटे को तोड़ती हुई उनकी रुलाई ने आग में केरोसिन का काम किया। बच्चों के सामूहिक क्रंदन पर मोहल्ले के लोग अपने अपने घरों से संदिग्ध हो निकल पड़े थे। अपने घर में रोज कोहराम पैदा करने वाले भी उस दिन टीका टिप्पणी और उपदेश देने लगे थे उन्हें। बीवी अलग ही कोसने लगी थी। मेरी घींच बच्चों पर क्यों उतारते हो? ले जाओ जहर, दे दो हम सबों को एक साथ, किस्सा ही खत्म हो जाए। उस दिन सबके सामने ऐसी बेहुदी स्थिति में पड़कर अपनी ही नज़र में तुच्छ और निकृष्ट बनकर रह गए थे वे। बिना खाए पिए जहाँ जहाँ लुटके पड़े पड़े थे बच्चे, और वे खुद अपनी चौकी पर पड़े पड़े बड़ी देर तक अस्तित्व विहीन तिनके की तरह विचारों के चक्रवात में भटकते रहे थे। आखिर क्या करे? जवाब दे दे चंदानिया को। लेकर बैठे अपने बच्चों को। मगर संजू की दवा आज अब नहीं हुई तो कब होगी? रक्ताल्पता की मारी बीवी की दवा न हो तो काम चलेगा कैसे? बच्चे वैसे भी ज़रूरी मात्रा तक की विटामिन और प्रोटीन से वंचित रहते आए हैं। नाक भरी रहती है उनकी। आए दिन कोई न कोई पड़ा ही रहता है और कितनी कटौतियाँ करनी पड़ेगी पैसों के अभाव में। वे धुल धुल चमकती चांद वाले डॉक्टर उनके पैसों पर मोटे होते जा रहे हैं। जितना वे महीनों में कमाते हैं उससे अधिक तो वे डॉक्टर एक ही दिन में जेबों में भर लेते हैं। इस पर सुना है उनकी एसोसिएशन ने अपनी किसी मांग पर स्ट्राइक करने की धमकी दे रखी है। इधर सेठों और अफसरों के लड़के उन्हीं की बौद्धिक ऊर्जा पर दिनों दिन फलते फूलते जा रहे हैं। ज्यों के उनका वश चलता तो घृणा से मुँह बिदक गया, मन कसमसा कर रह गया। नीचे ज़मीन पर बच्चों के बिछौनों से हिचकियों के स्वर उस रात बड़ी देर तक आते रहे थे और उनके अंदर गहरे, कहीं बहुत गहरे कोई
गेम टीचर गंगा शरण जी का पुत्र दीनू हिचकियाँ लेता रहा था। लाख कोशिश की मगर रात के 9 के पहले कोई वक्त निकाल ही नहीं पाए। कभी इस सेठ को तो कभी उस साहब के फरमानों, धमकियों या प्रलोभनों पर नीलाम होता रहा समय। लालटेन की मनहूस रोशनी में बुदबुदाते, ऊँघते, नाक चुआते, पैबंद पहने जैसा तैसा गाकर बड़े होते बच्चे, भूतनी बनी ढोलती रही बीवी, बिना कोई स्थायी फ़ायदा दिए मोटे बनते रहे डॉक्टर, सोना बनते सेठों के लड़के, और आज बिना किसी वांछित सुधार के संजू जवान हो चुकी है। मंझला लड़का पिछले साल फेल होकर छोटे के साथ मैट्रिक की परीक्षा में बैठ चुका है। बीवी इतनी कमज़ोर हो गई कि माँ न होती तो घर न जाने किस रसातल में समा चुका होता अब तक। बिछौने त्यागने के बाद नित्य क्रिया से चाय तक कोई किसी से एक शब्द तक नहीं बोला आज। यद्यपि थे सबके सब घर पर ही। एक मादम जैसा छाया रहा घर में। चाय चुपचाप पी पी कर लोग इधर उधर घिसकने लगा। हर कोई किसी के सामने देर तक ठहरने में असुविधा महसूस कर रहा है। चंदानिया साहब के यहाँ जाने के लिए साइकिल पर सवार होते समय उन्होंने देखा पूर्वी आकाश में बादल का एक टुकड़ा था, जटायु के कटे पंख सा हल्का सुर्ख जैसे रक्त से भीगा हुआ। कितना सही प्रतीक था उनका असफल जटायु। सेठ जी के गैरेज के पास घटारा साइकिल रखकर नित्य की बांधी उनके बच्चों को पढ़ाने में तल्लीन हो गए। उन्हें भान भी न हुआ कि कब पूजा से उठकर मस्तक पर बड़ा सा लाल टीका लगाए, नौकर के हाथों मिठाइयों की प्लेटें लगवाए चंदानिया साहब आ गड़े हुए थे। वे तो उनकी आवाज़ पर ही चौंके थे। मान गए मास्टर साहब आपको? वाकई आप पारस है पारस। मुँह मीठा कीजिए, यह देखिए सुरेश फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ है। तो क्या रिजल्ट निकल गया? वे अस्त व्यस्त हो उठे। हाँ, यह रही बुकलेट। मेरा भतीजा बोर्ड से सीधे लेते आया। हड़बड़ाकर उन्होंने बुकलेट ले ली। फर्स्ट डिवीज़न। सुरेश का रोल नंबर देखकर चमक उड़ी नज़र, फिर आंखें कुछ विगल सी ढूंढने लगी। फर्स्ट डिवीज़न पार हुआ, सेकंड पार हुआ, थर्ड, हाँ थर्ड। दोनों लड़के थर्ड में। बुझ गई नज़र। चंदानिया साहब अपनी रव में बहे जा रहे थे। मास्टर जी, संतानों के रूप में हमारा खुद का पुनर्जन्म होता है। यह हम खुद ही खुद को नए रूप में ढालकर मौत के दायरे के पार छोड़ जाते हैं। आपके आशीर्वाद से संतानों के रूप में अपनी ही विरासत जो मैं छोड़ जा रहा हूँ, जानते हैं वह क्या है? एक और चंदानिया, पहले से निखरा, सुधरा, योग्य और समर्थ। विरासत विरासत, रिले रेस का बैटम, मिठाई की टुकड़े मुँह से कसकता उठे। मैं कौन सी विरासत छोड़े जा रहा हूँ अपनी एक और दीनानाथ। हड्डियाँ निकली हाई पावर के लेंस से झांकती धसी धसी निस्तेज पनीली आंखें, ढीले मैले लिबास में साइकिल पर बदहवास पैर मारता हुआ। यही ना? लेंस के पीछे आंखों में एक वीरान मरुभूमि चिलचिला उठी। एयर कंडीशन रूम में भी पसीने से नहा उड़े। शरबत, आ कहते हुए चैतन्य होने की कोशिश में कांपते हाथों से लाल शरबत उन्होंने ले लिया चंदानिया साहब के हाथों से, मगर होंठ से लगाते ही उसके लाल रंग पर दिमाग असंतुलित हो उठा। अरे यह तो खून है, अपने बच्चों का खून। और यह ख्याल आते ही बड़े ही जोर की मरोड़ उड़ी, उबकाई आई और उन्होंने बिलबिलाकर उल्टी कर दी।